वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस क्लास में हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक का एक टॉपिक है द गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को आज की इस क्लास में हम सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है, चाहे वो क्लास 12 का है या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए आज का जो हमारा वीडियो है बहुत उपयोगी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आज का, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट बजट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो देखिए, गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, इंडिया में अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर आपका कौन सा है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी, एक्सपेक्टेड एनुअल एक्सपेंडिचर कितना होगा, और इस खर्चे को पूरा कैसे करेगी, मतलब गवर्नमेंट के पास में इनकम कहां से आएगी, एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स कितनी होगी। तो एक साल में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर कितना है और एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स कितनी हैं, उसका एक तरह से स्टेटमेंट होता है। जैसे हम अपनी फैमिली के बारे में देखें कि एक व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है, उस 10,000 रुपये को वो क्या करेगा, अपने फैमिली की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए वो खर्च करता है। मतलब बच्चों की शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर कितना खर्चा करना है उसको, हेल्थ के ऊपर कितना खर्चा करना है, फूड के ऊपर कितना खर्चा करना है, क्लोथ के ऊपर कितना खर्चा करना है। तो ये सारा एक तरह से वो प्लान करता है। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट है वो एक तरह से क्या प्लान करती है कि जो फाइनेंशियल ईयर आने वाला है उस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी, उसका अलग अलग जो स्कीम्स हैं, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, हेल्थ है, इनके ऊपर वो कितना खर्चा करेगी और उस खर्चे को वो कैसे पूरा करेगी। एक्सपेक्टेड एनुअल इनकम कितनी है और एक्सपेक्टेड एनुअल एक्सपेंडिचर कितना है, उसका एक स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। गवर्नमेंट बजट जो होता है वो क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड एनुअल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखिए सेकंड आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब देखिए, जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो उस बजट बनाने के साथ साथ में हमारी जो इकोनॉमी है उसमें उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसको गवर्नमेंट पूरा करना चाहती हैं। अगर इकोनॉमी में इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, मतलब कुछ लोगों की इनकम ज़्यादा है, कुछ लोगों की इनकम कम है, तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करती है, जो इनकम है, वेल्थ है, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का प्रयास करती हैं इस बजट का यूज करके। तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बजट से क्या करती हैं, इनकम और वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन की कंडीशन है, तेजी की स्थिति है, या फिर रिसेशन है, मंदी है, तो उसको भी दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इस बजट का वो यूज कर सकती हैं। मतलब इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, ठीक है, स्टेबिलिटी मतलब ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं हो, तो स्टेबिलिटी जो होती है वो भी एक तरह से उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट क्या करती है, बजट में जो इनकम होती है उसको इस तरीके से वो एलोकेट करती है ताकि हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है वो एक तरह से क्या हो, बढ़े, जीडीपी बढ़े, नेशनल इनकम बढ़े, डेवलपमेंट एक तरह से क्या हो, साथ साथ में बढ़े। तो यहां पर हम कह सकते हैं करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, गवर्नमेंट बजट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये सारे होते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन टैक्स रिसीव्स। देख, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो जो डिफरेंट टैक्स हैं, टैक्स से जो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है वो आपकी टैक्स रिसिप्ट्स होती हैं, और टैक्स के अलावा अदर जो गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है उनको हम क्या कहते हैं, नॉन टैक्स। अब देखिए, नॉन टैक्स जो है आपका ये सेल टैक्स है, ये टैक्स रिसिप्ट्स में आएगा। जो गिफ्ट टैक्स हैं वो भी एक तरह से टैक्स रिसिप्ट्स में आएगा। जो आपका एक्साइज ड्यूटी है वो भी एक तरह का टैक्स होता है। लेकिन जो डोनेशंस हैं, ठीक है, वो एक तरह से क्या है, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में आएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। कौन सी इनमें से, डोनेशंस।
नेक्स्ट देखिए, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या हो गया कि जब इनकम का लेवल बढ़ता है, इनकम का लेवल बढ़ने के साथ साथ में जो टैक्स की रेट है वो भी बढ़ जाए। जैसे इनकम अगर 5 लाख रुपए है, ठीक है, तो टैक्स कितना है, माना कि 10% है। अगर इनकम का लेवल 10 लाख हो जाए, ठीक है, 5 लाख से 10 लाख हो जाए, तो उनका टैक्स कितना हो गया, 20% हो गया। मतलब जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ता है, टैक्स की रेट भी अगर बढ़ती जाए, तो ऐसे टैक्स को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव। और रिग्रेसिव कौन सा होता है, जिसमें इनकम बढ़ने के साथ साथ में टैक्स की रेट कम हो जाती है। ये ध्यान रखना है, ठीक है, टैक्स की रेट अगर बढ़ रही है, प्रोग्रेसिव टैक्स है। इनकम बढ़ने के साथ साथ में टैक्स की रेट कम हो जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। तो यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन आपका बी। ठीक है, जो इनकम बढ़ती जाए तो इनकम बढ़ने के साथ साथ में जो टैक्स लिया जा रहा है उसकी रेट भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए आपका फिफ्थ, रेवेन्यू अर्न बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी विदाउट एनी लीगल हायर इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट को जो प्रॉपर्टी मिलती है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसका कोई लीगल हायर नहीं होता है, ठीक है, जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं, माना कि कोई व्यक्ति है उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन उसका अगर कोई लीगल वारिस अगर नहीं होता है, ठीक है, नॉमिनी अगर उसने किसी को अपॉइंट नहीं कर रखा है, तो वो सारी जो प्रॉपर्टी है किसकी हो जाती हैं, गवर्नमेंट की हो जाती हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, एस्टेट कहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, ए टैक्स द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड ऑन द अदर्स इज कॉल्ड। ठीक है, जो टैक्स जिसका बर्डन हम किसी और के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसा टैक्स कौन सा होता है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, जैसे कि एक प्रोड्यूसर है, एक फर्म है, इस फर्म ने टैक्स चुका दिया, लेकिन इस टैक्स का जो बर्डन है उसने क्या किया, उसने जो भी गुड बनाई है उसकी प्राइस में टैक्स जोड़ दिया है, और फिर वो टैक्स वापस किससे वसूल लिया है, कंज्यूमर से। मतलब उसने अब टैक्स का जो बर्डन है वो एक तरह से कंज्यूमर के ऊपर ट्रांसफर कर दिया है। तो इस तरीके के जो टैक्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका सेल टैक्स हो गया, वेट हो गया, और इंडिया में अभी लेटेस्ट जो टैक्स आया है वो कौन सा आपका, जीएसटी है। तो जीएसटी एक तरह से क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट देखिए, टैक्स द इम्पैक्ट ऑफ विच लाइज ऑन द पर्सन ऑन होम इट इज लीगली इम्पोज्ड। मतलब ऐसे टैक्स जिसको जिस पर्सन के ऊपर लगाया है उसका बर्डन वो ही व्यक्ति सहन करेगा। मतलब उसका जो इम्पैक्ट है उसी व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, उसका बर्डन अगर वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है तो ऐसे टैक्स को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स एक तरह से क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इनकम टैक्स लोगों की इनकम के ऊपर लगता है, जिनकी इनकम का जो लेवल है, ठीक है, जो भी सरकार ने जो स्लैब बना रखी है, तो उस इनकम के ऊपर अगर टैक्स लगता है तो इस टैक्स का जो बर्डन है उसी पर्सन को सहन करना पड़ेगा जिसके ऊपर ये लगाया गया है। इसका बर्डन किसी और के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे टैक्स को हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट देखिए आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, जिसका बर्डन किसी और के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखिए, वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स ये दोनों डायरेक्ट टैक्स हैं, लेकिन एक्साइज ड्यूटी जो होती है वो एक तरह से किस में आएगी, आपकी इनडायरेक्ट टैक्स में आएगी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनमें से डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, तो यहां पे आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इनकम टैक्स। क्योंकि इनकम टैक्स किसके ऊपर लगेगा, जिसकी इनकम का लेवल ज्यादा है। गवर्नमेंट ने जो भी स्लैब बना रखी है उस स्लैब में जो आएगा उनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा।
और जो मतलब गवर्नमेंट ने छूट दे रखी कि अगर 5 लाख से कम इनकम आपकी ईयरली है तो आपको टैक्स नहीं देना है। तो इनकम टैक्स एक तरह से क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, मतलब जिस पर्सन के ऊपर इसको लगाया जाएगा उसका इम्पैक्ट भी उसी पर्सन के ऊपर पड़ेगा, उसको बर्डन जो है दूसरों के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका 10th, टैक्स that is imposed on value added at the various stages of production is known as, ठीक है, ऐसा टैक्स जो प्रोडक्शन की अलग अलग स्टेज पर लगाया जाता है, ऐसे टैक्स को हम क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, वेट कहते हैं जिसको, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। जो प्रोडक्शन किया गया है उसकी अलग अलग स्टेज पर जो टैक्स लगाया जाएगा, हर एक जहां पे भी वैल्यू एडिशन हो रहा है वहां पे टैक्स लगा दिया, वेट होता है वो आपका। नेक्स्ट है 11, गिफ्ट टैक्स इज ए पेपर टैक्स बिकॉज, देखिए गिफ्ट टैक्स क्या होता है, जिस पर्सन को गिफ्ट मिलता है उसी के ऊपर लगाया जाएगा, मतलब ये डायरेक्ट टैक्स भी होता है, लेकिन इट डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट रेवेन्यू यील्ड, ठीक है, इससे कोई ज्यादा इनकम नहीं मिलती एक तरह से। तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन टैक्स रिसिप्ट, ठीक है, इनमें से कौन सी नॉन टैक्स रिसिप्ट नहीं है। तो देखिए नॉन टैक्स में आपका फीस आ जाएगा, फाइन आ जाएगा, ग्रांट एंड डोनेशंस आ जाएगा। देखिए नॉन टैक्स लिखा हुआ लेकिन गिफ्ट टैक्स एक क्या है, टैक्स का टाइप है, तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द इंडियन गवर्नमेंट बजट, ठीक है, इनमें से कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। अब देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे गवर्नमेंट की कोई एसेट क्रिएट नहीं होती, गवर्नमेंट ने खर्चा किया है लेकिन उससे किसी प्रकार की कोई एसेट क्रिएट नहीं होती है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया है लेकिन गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी है वो रिड्यूस नहीं होती है, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें आपका जैसे सैलरी दी जाती है, स्कॉलरशिप हो गई, डिफेंस के ऊपर खर्चा हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, तो देखिए इंटरेस्ट पेमेंट, डिफेंस परचेजेस, वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, ये सारे एक तरह से क्या हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, कैपिटल रिसिप्ट इज दैट रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती हैं। अब देखिए कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है, जो रिसिप्ट्स मतलब गवर्नमेंट के पास में पैसा आया है, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट्स में कौन सी आएगी, ऐसी रिसिप्ट्स जिससे क्या होता है, गवर्नमेंट की जो एसेट हैं वो कम हो जाती हैं, ठीक है, एसेट रिड्यूस हो जाती हैं, या फिर जो क्या करती हैं, लाइबिलिटी क्रिएट करती हैं, जैसे पैसा उधार लिया है बोरोविंग, वो वापस चुकाना पड़ेगा, मतलब लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने जैसे अपना कोई एंटरप्राइजेज है उसको सेल कर दिया, तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट की जो एसेट है वो रिड्यूस हो गई हैं, तो इसको एक तरह से हम क्या कहेंगे, कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होगी, जो गवर्नमेंट के लिए क्या करती है, लायबिलिटी क्रिएट करती हैं, और दूसरा इससे गवर्नमेंट की जो एसेट्स है वो रिड्यूस हो जाती हैं, इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैपिटल रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखिए कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सी होती हैं, जो पैसा गवर्नमेंट को वापस चुकाना पड़ता है, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी क्रिएट करता है, और दूसरा जिससे गवर्नमेंट की जो एसेट्स हैं वो कम हो जाती हैं, जैसे गवर्नमेंट अपना कोई पब्लिक इंटरप्राइजेस बेच देती है, जिसको क्या कहा जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा हुआ है, इनमें से कौन सी कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, तो डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पब्लिक इंटरप्राइजेस को अगर सेल कर दिया जाता है तो जो पैसा मिलेगा वो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। गवर्नमेंट ने जो उधार लिया है वो भी वापस चुकाना पड़ेगा, तो ये भी क्या आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स है, क्योंकि बोरोविंग से क्या होता है, लायबिलिटी क्रिएट होती है, और साथ ही साथ रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन से भी क्या हुआ, गवर्नमेंट की एसेट जो है वो रिड्यूस होती हैं, ऐसा माना जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। कैपिटल रिसिप्ट कौन सी हैं, ये सारी। नेक्स्ट देखिए 16, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द
एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट बाय विच। ठीक है, अब देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, तो ऐसा खर्चा जिससे क्या होता है, गवर्नमेंट की कोई एसेट क्रिएट होती है। जैसे गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना दी है, स्कूल बना दिया है, तो इससे क्या हुआ, एक तरह से इस खर्चे से गवर्नमेंट की एसेट क्रिएट हो गई हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिससे गवर्नमेंट की एसेट्स क्रिएट होती हैं या फिर लायबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, लायबिलिटी कम हो जाती है मतलब गवर्नमेंट ने पैसा उधार ले रखा है, उस पैसे को वापस चुकाया है, तो इसको एक तरह से हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है, एसेट्स आर इंक्रीज, गवर्नमेंट की एसेट्स इंक्रीज होती हैं और दूसरा से लायबिलिटी क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, डेफिसिट बजट रिफर्स टू दैट सिचुएशन इन विच गवर्नमेंट बजट एक्सपेंडिचर इज। अब देखिए बजट जो होता है, एक तो होता है बैलेंस बजट जिसमें गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट्स होती हैं, ठीक है, वो किसके इक्वल होती हैं, एक्सपेंडिचर के इक्वल होती हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स ज़्यादा होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, सरप्लस बजट कहते हैं। और यहाँ पे पूछा हुआ है डेफिसिट बजट, मतलब जब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिसिप्ट्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्या पूछा हुआ, देखिए बजट एक्सपेंडिचर जो होता है वो रिसिप्ट से ज्यादा हो, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, बजट एक्सपेंडिचर इज मोर देन इट्स बजट रिसिप्ट्स। बजट रिसिप्ट से जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, डेफिसिट बजट। और जब बजट रिसिप्ट्स ज्यादा होगी एक्सपेंडिचर से तो उसको क्या कहा जाएगा, सरप्लस बजट। और जब बजट एक्सपेंडिचर बजट रिसिप्ट्स के इक्वल होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस बजट। नेक्स्ट देखिए, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट में क्या आता है, गवर्नमेंट की जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर में आपका जैसे क्या आ गया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आ गया है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ गया है। तो टोटल एक्सपेंडिचर में से अगर हम माइनस कर दें टोटल रिसिप्ट्स, टोटल रिसिप्ट्स में आपकी कौन कौन सी आ जाएगी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी आ जाएगी और कैपिटल रिसिप्ट्स भी आ जाएगी। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट्स में अदर देन बोरोविंग, जो पैसा उधार लिया गया है उसके अलावा सारी जो टोटल रिसिप्ट्स हैं, अगर इसको हम टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दें तो ये जो डिफरेंस आएगा, जब टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है टोटल रिसिप्ट से, ये किसको बताएगा, फिस्कल डेफिसिट को। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोविंग। और जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट आपका देखिए 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन डेफिसिट इन बजट बी फाइनेंस्ड। अब गवर्नमेंट को अगर डेफिसिट होता है, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है अगर वो ज़्यादा हो जाता है रिसिप्ट से, तो इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती हैं, रिजर्व बैंक से उधार लेती हैं, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, या फिर वो पब्लिक से भी ले लेती हैं, या फिर जो फॉरेन कंट्रीज हैं या जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं वहां से भी वो उधार ले सकती है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती हैं, जो डेफिसिट है, घाटा है, उसको पूरा करने के लिए कहाँ से फाइनेंस लेगी, आरबीआई से ले सकती हैं, लोगों से भी ले सकती हैं, जनरल पब्लिक से ले सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, अब देखिए जब इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट की कंडीशन होगी, मतलब गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो अगर रिसिप्ट से ज्यादा होता है, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोविंग, इसको हम क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। और जब इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट होगा तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाएगी, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल आएगा, इससे गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, क्रेडिबिलिटी क्या हो जाती है, एक तरह से कम हो जाएगी। और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं क्राउडिंग आउट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, ए बजट इज बैलेंस्ड
वन व्हेन, ठीक है। बैलेंस बजट किसको कहते हैं? जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल होता है किसके? टोटल रिसिप्ट्स के। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, सरप्लस बजट इज दैट बजट वेयर, ठीक है। सरप्लस बजट में क्या होता है? गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट्स हैं वो ज़्यादा होती हैं किसके कंपैरिजन में? एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में, ठीक है। यहाँ पे हम कौन सी लेते हैं? एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड। तो एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज लेस देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इसको हम क्या कहेंगे? सॉरी, यहाँ पे रिसिप्ट्स ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें से ऑप्शन बी, ठीक है। एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज ग्रेटर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। जब एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में रेवेन्यू अगर ज़्यादा होती हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? सरप्लस बजट। और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? डेफिसिट बजट। और जब दोनों इक्वल होंगे वो आपका बैलेंस बजट होता है। नेक्स्ट देखिए 23, द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। देखिए, फिस्कल डेफिसिट में से अगर इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दिया जाएगा तो क्या बचेगा इसके बाद में? प्राइमरी डेफिसिट। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दो, मतलब गवर्नमेंट की नेट बोरोइंग रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है। नेट बोरोइंग का मतलब क्या हो गया? इंटरेस्ट देने के बाद में कितना पैसा सरकार को अपने खर्चे को पूरा करने के लिए उधार लेना है, ठीक है। वो क्या बताएगा? प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। एक तरह से करंट ईयर से रिलेटेड होता है। फिर नेक्स्ट आपका 24, प्राइमरी डेफिसिट इज ₹3,500 एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज 500, देन फिस्कल डेफिसिट क्या होगा? तो 3,500 में से 500 को हम माइनस कर देंगे, क्योंकि आपका सॉरी यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? फिस्कल डेफिसिट क्या होगा? तो फिस्कल डेफिसिट क्या होगा? प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये हो जाएगा आपका 4,000, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्योंकि देखिए फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट और प्राइमरी डेफिसिट दोनों जुड़े होते हैं, ठीक है। अगर हम प्राइमरी डेफिसिट सॉरी फिस्कल डेफिसिट में से अगर इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। अगर आपका जो फिस्कल डेफिसिट है किसी इकोनॉमी वो कितना है? 4,000 है, और इंटरेस्ट पेमेंट कितना है? 500 है। तो इस 4,000 में से अगर आप 500 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3,500। इसलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो आज की क्लास में हम इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो ओपन इकोनॉमी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट और जो फॉरेन एक्सचेंज रेट हैं उससे रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको हम करेंगे।